हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए पढ़ रहे थे। हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ डेवलप किया था। आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ डेवलप करेंगे फॉर द वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। तो कंसीडर करिए कि कोई एक रिएक्शन हो रही है, ए गिव्स टू प्रोडक्ट। ये गैस फेज रिएक्शन है और वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम रिएक्शन है। तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं रिएक्शन के बाद, मतलब डेल्टा एन जो है ना पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और हमने अज्यूम किया कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 है। तो इसके लिए रेट इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, -RA इज इक्वल टू क्या होता है, -1/v dNA/dt इज इक्वल टू KCA स्क्वायर। अब इसको हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, CA0 dXA/dt डिवाइडेड बाई 1 + एप्सिलॉन A XA। हम लोग हमेशा जो रेट इक्वेशन है अपनी वो एक से फ्रैक्शनल कन्वर्जन के टर्म में लिखते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में नहीं लिखते हैं वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। क्योंकि अगर वेरिएबल वॉल्यूम अगर हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे तो 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे, वहाँ पे वॉल्यूम भी वेरी करता है और फिर सिंप्लीफाई करना हम लोग के लिए मुश्किल होगा। इज इक्वल टू K, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखा हुआ है हम लोग को CA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CA0 1 - XA डिवाइडेड बाई 1 + एप्सिलॉन A XA। ये वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए है। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम होता है तो नीचे वाला टर्म नहीं रहता, बस CA = CA0 1 - XA लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, CA की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा अपना, CA0 1 - XA डिवाइडेड बाई 1 + एप्सिलॉन A XA, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि CA का स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये वाला टर्म लेंगे हम लोग, CA0 अपॉन 1 + एप्सिलॉन A XA dXA/dt इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को, इसका स्क्वायर करेंगे तो K रेट कांस्टेंट है, CA0 का स्क्वायर 1 - XA का होल स्क्वायर अपॉन 1 + एप्सिलॉन A XA का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से कुछ टर्म जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बोथ साइड में, एक CA0 तो एक CA0 से कैंसिल हो जाएगा, 1 + एप्सिलॉन A एक यहाँ पे 1 + एप्सिलॉन A XA के एक टर्म से कट जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास क्या बचता है, अब हम लोग जो है ना वेरिएबल सेपरेट करेंगे या रीअरेंज करेंगे। जो सेकेंड स्टेप होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ द वेरिएबल्स हैं, तो DXA इधर है और क्या है, हमें XA का टर्म इधर ले आएंगे तो अपॉन 1 - XA का होल स्क्वायर। लेकिन XA इधर है तो इसको भी इधर लाना पड़ेगा, तो 1 + एप्सिलॉन A XA। ये सारे टर्म इधर आ गए, ये इधर आ गया, आपका ये इधर आ गया, इधर राइट साइड बचा K, एक CA0 बचा है और यहाँ से dt उधर चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को इसको बेसिकली थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो 1 + एप्सिलॉन A XA अपॉन 1 - XA का होल स्क्वायर dXA इज इक्वल टू K टाइम्स CA0 dt। बेसिकली सेम इक्वेशन लिखी है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, इंटीग्रेशन विथ लिमिट। तो इंटीग्रेशन विथ लिमिट, जो लिमिट है उसको यूज़ करते हुए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन बेसिकली हमें करना है 1 + एप्सिलॉन A XA डिवाइडेड बाई 1 - XA का होल स्क्वायर dXA इज इक्वल टू K कांस्टेंट है, CA0 भी कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन है,
dt। अब लिमिट्स क्या होंगी आपकी, t इज इक्वल टू 0 पे एक्स ए जो होगा कन्वर्जन 0 होगा इनिशियल कन्वर्जन, t इज इक्वल टू पर्टिकुलर टाइम t पर कन्वर्जन हम लोग बोल देंगे कि एक्स ए है। तो अपनी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 टू एक्स ए और टाइम की लिमिट 0 से t। अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन बेसिकली देखिए कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, कोई इस तरह का फॉर्म हम लोगों ने देखा नहीं है, तो इसको फर्दर और ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए 1 है, ये प्लस में है तो एक टर्म सेपरेट कर लिया, 1/1 माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर डी एक्स ए प्लस, अब यहाँ एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हम लोगों ने, एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर, 0 टू एक्स ए इसकी भी लिमिट है, इज इक्वल टू राइट साइड के सी ए नॉट 0 टू टी डी टी। अभी भी देखिए अगर इसको तुम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए जो है ना को मतलब x के फॉर्म में है, 1 माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर है, तो x का मान लेंगे, या कैपिटल Y का होल स्क्वायर है तो वो जो है ना वो x टू द पावर n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, वहाँ से इसको कर लेंगे। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसको बेसिकली हमें और जो है इसको जो है ना रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या मानते हैं, क्योंकि एक को इंटीग्रेट करेंगे दूसरे को रीअरेंज करेंगे, उससे अच्छा कि हम लोग सेपरेट इसको जो है ना सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम लोग मान लेते हैं 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि 1 माइनस एक्स ए हर जगह है, तो 1 माइनस एक्स ए को हम लोग मान लेते हैं कि y एक नया वेरिएबल है y। तो यहाँ से x से कितना निकल जाएगा, x से अगर निकालेंगे तो 1 माइनस वाई, यहाँ से x से हम लोग निकाल सकते हैं। और लिमिट्स अब क्या हो जाएंगे, अब लिमिट्स देखिए, लिमिट्स t बराबर 0 पे आपका एक्स ए बराबर 0 था, तो इसको हमने ऊपर वाली इक्वेशन में लिखा, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू वाई। तो y की जो लोअर लिमिट है वो I1, और अपर लिमिट जब t इज इक्वल टू टी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स ए इज इक्वल टू कितना था, एक्स ए था। तो यहाँ से जो अपनी लिमिट आएगी 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू वाई, तो y की जो अपर लिमिट आई वो है 1 माइनस एक्स ए, ये है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब t के करस्पॉन्डिंग, t बराबर 0 के, ये है अपर लिमिट। अपर लिमिट अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे y को, तो हमारा जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी एक्स ए बराबर डी एक्स ए इज इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस ये है कि तो डी वाई हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, y वेरिएबल है तो डिफ्रेंशिएशन माइनस डी वाई। तो अब हम लोग डी एक्स ए की जगह देखिए, डी एक्स ए की जगह हम लोग जो है डी माइनस डी वाई रिप्लेस करेंगे, और 1 माइनस एक्स ए की जगह हम लोग y रिप्लेस करेंगे, और एक्स ए एक जगह यहाँ पे है वहाँ पे 1 माइनस वाई रिप्लेस करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, देखिए सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपनी फाइनली लिमिट्स वगैरह क्या बन जाती हैं। अब लिमिट्स देखिए 0 टू एक्स ए जो थी वो लिमिट अब हो गई 1 टू 1 माइनस एक्स ए, ये आपकी लिमिट हुई। डी एक्स ए की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस डी वाई लिख रहे हैं, अपॉन 1 माइनस एक्स ए की जगह वाई स्क्वायर, ये पहला टर्म हो गया, प्लस दूसरा टर्म में एप्सिलॉन ए है, इसको इस तरह हम लोग लिखें 0 टू एक्स ए, सॉरी अब लिमिट हम लोग चेंज कर रहे हैं क्योंकि वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो लिमिट चेंज हो जाएगी, 1 टू 1 माइनस एक्स ए की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं 1 माइनस वाई, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ए की जगह क्या हो जाएगा अपना 1 माइनस एक्स ए की जगह वाई का स्क्वायर, ये अपना अब डी एक्स ए की जगह क्या हो जाएगा माइनस डी वाई, तो माइनस डी वाई ये लिख दिया हम लोगों ने, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है के सी ए नॉट 0 टू टी डी टी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से माइनस बाहर साइन आ जाएगा, डी वाई बाई वाई स्क्वायर 1 टू 1 माइनस एक्स ए प्लस एप्सिलॉन ए
एप्सिलॉन ए। अब ये देखिए यहाँ पे दो टर्म में हम इसको फर्दर अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं 1 to 1 माइनस एक्स ए। अब यहाँ इसको 1/y² कर देंगे और ये माइनस है तो माइनस साइन यहाँ पूरा बाहर ले रहे हैं, ये वाला जो यहाँ माइनस dy है, क्योंकि पूरे से इस तरह है तो dy हमने यहाँ माइनस साइन बाहर एप्सिलॉन के बाहर ले लिया, तो 1y² बचा। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या dy फिर माइनस y अपॉन y² dy, ये टर्म पूरा बचा इज इक्वल टू राइट साइड आपका क्या हो गया k/CA0 0 to t dt हो गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए 1/x² का या 1/y² का इंटीग्रेशन है तो क्या होता है, जैसे y⁻⁻2 है बेसिकली, ये y⁻⁻2 dy है माइनस एप्सिलॉन a, ये 1 to 1 माइनस एक्स ए, यहाँ पे जो लिमिट है माइनस एप्सिलॉन a, ये 1 to 1 माइनस एक्स ए, और ये भी क्या है y⁻⁻2 dy है, माइनस यहाँ से क्या होगा ये कट गया तो 1/y dy, ये भी इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा देते हैं। ये इंटीग्रेशन है, लिमिट्स इसकी भी है 1 to 1 माइनस एक्स ए, 1 to 1 माइनस एक्स ए, इसकी भी लिमिट है dy इज इक्वल टू राइट साइड में अपना बचा k/CA0 dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा सीधे सीधे। अब इसको देखिए, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग तो क्या आता है y⁻⁻2 + 1, ये माइनस साइन बाहर था, y⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और लिमिट्स जो हैं 1 to 1 माइनस एक्स ए, ये लिख दिया हम लोगों ने, माइनस एप्सिलॉन ए बड़ा ब्रैकेट लगाया, इसका भी यही इंटीग्रेशन होगा y⁻⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1, और आपका इसकी भी लिमिट्स हम लगा देंगे 1 to 1 माइनस एक्स ए। अब यहाँ देखिए इसका 1 माइनस वाई का क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ln y हो जाएगा, ln y, और इसकी लिमिट कितनी है 1 to 1 माइनस एक्स ए, और ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देंगे, माइनस एप्सिलॉन ए बाहर है इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा k/CA0 t, ये बचा। अब इसको बेसिकली हम लोग लिमिट्स एक बार और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हम लोग लिमिट्स रखना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस बचेगा और माइनस साइन बाहर है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा आपका 1/y, लिमिट्स अपनी है 1 to 1 माइनस एक्स ए, माइनस एप्सिलॉन ए बाहर है। अब यहाँ भी वही बचेगा, देखिए ये यहाँ से 1/y हुआ, 1/y नीचे आएगा, -1 है तो माइनस साइन, 1 से 1 माइनस एक्स ए, माइनस ये क्या है ln y है, ln y ⁻ 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू k/CA0 t। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस हम लोग बाहर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिमिट्स रखना स्टार्ट करते हैं, 1/1 माइनस एक्स ए, अपर लिमिट हुई -1/1, ये लोअर लिमिट हो गई। ये पहले में हमने लिमिट रखी माइनस माइनस, ये प्लस हो गया तो यहाँ प्लस एप्सिलॉन ए। अब यहाँ पे भी हम लोग लिमिट रखेंगे, टॉप अपर लिमिट क्या होगी 1/1 माइनस एक्स ए -1/1, ये लिमिट हुई। अभी यहाँ पे -ln प्लस हो गया, अब यहाँ क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया आपका ln 1 माइनस एक्स ए माइनस ln 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे एक्स की जगह हमने 1 रखा तो 1 माइनस 1 ln 0 हो जाएगा। ln पहला था, y की जगह हमने पूरा ये लिखा, y की जगह 1 माइनस एक्स है, सॉरी दूसरा, और ln y दूसरी लिमिट है 1, y की जगह 1 लिख दे रहे हैं तो ln 1, ये आपका। उसके बाद राइट साइड में आपका हो रहा है k/CA0 t। फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/, ये x 1 माइनस एक्स ए, दोनों का एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस एक्स ए, ये टर्म यहाँ बचा, प्लस एप्सिलॉन ए
यहाँ पे क्या बच रहा है, यही टर्म हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए। ये एप्सिलॉन ए दोनों के बाहर है, प्लस ln टाइम प्लस एप्सिलॉन ए ln सॉरी एप्सिलॉन ए बाहर अगर है तो 1 माइनस एक्स ए कर दिया, यहाँ पे ln 1 की वैल्यू 0 हो गई। इज इक्वल टू राइट साइड आपका बचा के सी ए नॉट टी। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। फर्दर हम लोग इसको वो करेंगे तो -1 से -1 कट जाएगा, -1 से यहाँ भी कट जाएगा। यहाँ पे बचा आपका एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए प्लस एप्सिलॉन ए। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए। ये एप्सिलॉन ए इसमें मल्टीप्लाई हुआ प्लस एप्सिलॉन ए इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। एप्सिलॉन ए ln 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू के टाइम्स सी ए नॉट इंटू टी। अब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे 1 माइनस एफ से ये दोनों टर्म कॉमन है तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए और साथ में क्या बचा 1 प्लस एप्सिलॉन ए, तो हम लोग इधर लिख लेते हैं 1 प्लस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन ए ln 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू के टाइम्स सी ए नॉट इंटू टी। ये हमारा फाइनल इक्वेशन जो हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते थे वो आ गया। इसको अगर थोड़ा सा और मतलब मॉडिफाई, इसको बस पहले लिख सकते हैं, मॉडिफाई तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट अगर इसको लिखें ऐसे तो 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए सॉरी 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ए, ये पहला टर्म हो गया, प्लस एप्सिलॉन ए ln 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू के सी ए नॉट टी। ये अपनी फाइनल एक्सप्रेशन आ गई, जो एक्सप्रेशन हम लोग ये डेवलप करना चाह रहे थे। अब अगर इसको जो है हम लोग अगर इसका क्या करें, ग्राफ खींच दें इसको पूरे को, क्योंकि x से यहाँ पे भी x से यहाँ पे भी है, तो ये पूरा टर्म अपना क्या हो गया, y हो गया। तो ये y है, ये कितना है m है, ये क्या है x है, और इंटरसेप्ट इसमें है नहीं। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग तो बेसिकली क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे ये पूरा y यहाँ पे प्लॉट करेंगे जैसे, तो ये ओरिजिन से पास होगा, तो इस तरह का ग्राफ होगा। यहाँ पे जो स्लोप आपका आएगा, स्लोप आएगा के सी ए नॉट स्लोप होगा, बाकी यहाँ पे टाइम होगा, और ये वाली चीज़ यहाँ पे आपकी होगी वाई एक्सिस पे। ये पूरी 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स ए प्लस एप्सिलॉन ए ln 1 माइनस एक्स ए। अब इसको बेसिकली हम लोग कंपेयर करते हैं जो हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी, किसके लिए, जब हम लोगों ने डेवलप किया था कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। उसमें कुछ देखते हैं सिमिलरिटीज़ हैं क्या, तो कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए हमारे जो सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थे, आप लोग रिकॉल कर रहे होंगे, तो वो थी 1/CA माइनस 1/CA नॉट, जो कंसनट्रेशन के टर्म में हमने लिखी थी, इज इक्वल टू KT। उसको हम लोग इजीली किसके टर्म में लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे किस में फ्रैक्शनल कन्वर्जन के टर्म में लिखा है, तो बेसिकली हम लोग उसको लिख सकते हैं 1/CA नॉट 1 माइनस XA। ये हमने CA को रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस CA नॉट इज इक्वल टू KT। अब क्या हुआ, CA नॉट दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे 1/CA नॉट, यहाँ से क्या बचा आपका 1/1 माइनस XA माइनस 1 इज इक्वल टू KT। ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस XA हो जाएगा, -1 है तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, लिख दे रहे हैं स्टेप इसका। तो 1/CA नॉट इज इक्वल 1/CA नॉट 1 माइनस 1 प्लस XA डिवाइडेड बाई 1 माइनस XA, बेसिकली LCM ले लिया हम लोगों ने, इज इक्वल टू KT। अब -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास इक्वेशन क्या बचेगी, बेसिकली XA अपॉन 1 माइनस XA इज इक्वल टू CA नॉट KT। वो हमारी ये थी इक्वेशन, क्या थी, ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन थी, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर और कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। और जो हमारी जो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए इक्वेशन क्या आई है, अपने देखते हैं हम लोग, 1 प्लस एप्सिलॉन ए
XA अपॉन 1 माइनस XA प्लस एप्सिलॉन A ln 1 माइनस XA इज इक्वल टू CA नॉट KT। ये है हमारी ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जहाँ पे VVRS के लिए है। जस्ट ये दोनों में फ़र्क है। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। इन दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं कि नहीं? देखिए जैसे राइट टर्म तो दोनों का सेम है, राइट टर्म की बात करें, लेकिन जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो सेम नहीं है, जिसमें वेरिएबल्स बेसिकली जो दूसरा वेरिएबल है ये सेम नहीं है। यहाँ पे XA अपॉन 1 माइनस XA है, यहाँ पे XA अपॉन 1 माइनस XA है, लेकिन उसके साथ काफ़ी सारे टर्म्स हैं। तो बेसिकली ये दोनों इक्वेशन इसके लिए भी डिफरेंट हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी वो सिर्फ सेम थी दोनों केसेस के लिए, CVRS और VVRS के लिए। बाकी दोनों कंडीशंस में ये डिफरेंट हैं। अब अगर एप्सिलॉन A की वैल्यू 0 हो जाए, अगर फॉर एप्सिलॉन A इज इक्वल टू 0, एप्सिलॉन A अगर 0 रखते हैं तो अब इसमें अगर हम इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 XA अपॉन 1 माइनस XA प्लस ये पूरा 0 ही हो गया, कुछ भी है, इज इक्वल टू CA नॉट KT। बेसिकली 1 प्लस 0 हो जाएगा तो XA अपॉन 1 माइनस XA इज इक्वल टू CA नॉट KT। तो अगर हमारे जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आई वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, अगर उसमें एप्सिलॉन A की वैल्यू 0 रख देंगे तो वो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। वो इक्वेशन जो है ना, हमें जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम के लिए है वही, जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम के लिए, CVRS सिस्टम के लिए है, वही हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगी। तो कभी अगर जैसे हम लोग डिराइव करें इक्वेशन और फिर हम कंफ्यूजन है कि अगर ये इक्वेशन सही है कि नहीं सही है, तो हम लोग इससे चेक कर सकते हैं कि जो अपना एप्सिलॉन A है, जो वॉल्यूम ये एक्सपेंशन फैक्टर है, उससे हम लोग उसको 0 रख देंगे, क्योंकि इसके लिए वेरिएबल वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए एप्सिलॉन A की वैल्यू 0 होगी। तो अगर 0 रखते हैं तो इक्वेशन वो चेंज हो जानी चाहिए फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम CVRS सिस्टम के लिए। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम के लिए और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम के लिए, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे डेवलप करते हैं और इक्वेशंस क्या आती हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेना चाहेंगे इसी जो थ्योरी अभी पढ़ी उसके एप्लीकेशन के लिए। क्वेश्चन है फाइंड द रेट कांस्टेंट। हम लोग को रेट कांस्टेंट फाइंड करना है किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। गैस फेज रिएक्शन है, उसमें रिएक्शन किस तरह हो रही? 2A 2 गिव्स 2 प्रोडक्ट। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर स्टार्टिंग विथ 80 mole% ऑफ A एंड 20 mole% ऑफ इनर्ट डिक्रीजेज बाई 20% इन 3 minutes। तो हम लोग फिर से इसको अच्छे से देखते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है कि हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। तो पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल, ये कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का केस है या आपका वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का केस है। तो पहले तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे रिएक्शन लिख ली 2A गिव्स प्रोडक्ट, डेल्टा N कैलकुलेट करते हैं। उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का -1। तो ये डेल्टा N 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कौन सा केस है? वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का केस है। इसमें बेसिकली वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। अब कौन और क्या इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं और क्या हमसे पूछा गया है उसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली हमसे जो पूछा गया है इसमें रेट कांस्टेंट हमें निकालना है और इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, वॉल्यूम जो है इनिशियली कुछ वॉल्यूम रहा होगा। लेट अज्यूम कि हम लोग मान लेंगे कि कुछ इनिशियल उसका वॉल्यूम था, दैट इनिशियल वॉल्यूम V0 रहा होगा। दैट इनिशियल वॉल्यूम इज़ V0 हम लोग मान लेते हैं इनिशियल कुछ वॉल्यूम रहेगा। इफ़ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर स्टार्टिंग विथ 80% ऑफ A, 80 mole% A और 20 mole% ऑफ B डिक्रीजेज बाई 20% इन 3 minutes। तो वॉल्यूम एट टाइम t क्या बता रहा है, ये वॉल्यूम
यह कहिए कि कन्वर्जन पे बता रहा है, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम बोल दीजिए इसको। फाइनल वॉल्यूम क्या कह रहा है, फाइनल वॉल्यूम या आफ्टर 3 मिनट्स वॉल्यूम V बराबर क्या होगा, कितना हो जाएगा, 20% डिक्रीज़ हो जाता है। तो कितना बचेगा, तो इनिशियल वॉल्यूम माइनस डिक्रीज़ कितना हो गया, 20% ऑफ V नॉट। तो बेसिकली V नॉट माइनस 0.2 V नॉट इज इक्वल टू क्या हुआ, 0.8 V नॉट हम लोग को मालूम चल गया वॉल्यूम। अब ये तो हमें वॉल्यूम मालूम चल गया कि बाद में वॉल्यूम क्या होगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ये कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग को याद है कि जो है वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम की बात करें चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए बात करें, दोनों के लिए क्या होती थी, इक्वेशन सेम होती थी। तो इक्वेशन, तो अगर इक्वेशन लिखते थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखते थे हम लोग, तो कैसे लिखते थे, माइनस आर ए इज इक्वल टू, जो फाइनल एक्सप्रेशन आते थे, माइनस एल एन 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू के टाइम्स टी, यही आती थी। अब यहाँ पे जो है हम लोग को कन्वर्जन नहीं मालूम, कन्वर्जन एग्जैक्टली नहीं मालूम, बस वॉल्यूम का रिडक्शन मालूम है। तो हम लोग जानते थे कि इसको किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, इसको वॉल्यूम के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग बेसिकली। तो V बराबर क्या होता था, V नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 1 एक्स ए की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, V माइनस V नॉट इज इक्वल टू, ये है V नॉट एप्सिलॉन ए एक्स ए। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस V नॉट अपॉन V नॉट एप्सिलॉन ए। तो एक्स ए के जगह ये हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या V मालूम है, V नॉट मालूम है, एप्सिलॉन ए नहीं मालूम है, वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर। तो हम लोग को एप्सिलॉन ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। एप्सिलॉन ए जो है रिएक्टेंट ए की टर्म में बात कर रहे हैं तो ए बोल दीजिए। अब ए के लिए हम लोग क्या कहते हैं, जब मोल, नंबर ऑफ मोल्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 जब कंप्लीट कन्वर्जन हो जाए तो नंबर ऑफ टोटल मोल्स कितने हैं, माइनस नंबर ऑफ मोल्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 जब कोई कन्वर्जन नहीं है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स टोटल व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो होता है। अब देखिए यहाँ से रिएक्शन से हमें ये मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो रिएक्शन अपने क्या है, 2A गिव्स टू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है। अब क्या है कि 180% मोल ए है, 20% मोल इनर्ट्स के हैं, तो हमें क्या एक बेसिस मानना पड़ेगा। तो बेसिस क्या मानेंगे, 100 क्योंकि यहाँ पे इनर्ट्स भी है तो बेसिस मानेंगे क्या, 100 मोल ऑफ फीड मान लेते हैं, 100 मोल ऑफ फीड। तो वहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, ए के मोल्स, ए मोल्स कितने हो जाएंगे आपके 80, क्योंकि 80% है तो 80 मोल्स हो जाएंगे ए के। और इनर्ट्स के मोल कितने हो जाएंगे, इनर्ट्स के मोल आपके हो जाएंगे आपके कितने, 20 मोल्स। दोनों का समेशन 100 आना चाहिए। अब देखिए अब रिएक्शन होगी तो ए, देखिए अब यहाँ से अगर 2 मोल्स ए के कंज्यूम हो रहे हैं तो कितने मोल्स बन रहे हैं प्रोडक्ट के, 1 मोल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे ए के कितने मोल्स हैं, 80 मोल्स। तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है। तो जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट्स के मोल टोटल फॉर्म कितने होंगे, इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो कितने हो जाएंगे, 1/2 ऑफ टोटल ऑफ ए। तो 1/2 ऑफ 80, 1/2 क्यों आया, क्योंकि 2 मोल से 1 मोल फॉर्म हो रहा था, तो इसलिए कितने मोल्स फॉर्म होंगे, तो 1/2। अगर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। 1/2 ऑफ 80 इज इक्वल टू 40 मोल्स प्रोडक्ट के फॉर्म होंगे। लेकिन हमें तो 40, हमें प्रोडक्ट के मोल्स नहीं चाहिए, हमें टोटल मोल्स चाहिए होते हैं। तो टोटल मोल्स NT एट x इज इक्वल टू, मान लीजिए 1 कंडीशन पे वो क्या होता है, N ऑफ प्रोडक्ट होता है प्लस N ऑफ इनर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट प्रेजेंट है। तो आपका कितना हो जाएगा, 80 प्लस 40, 80 प्लस 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 में 20 ऐड करेंगे 60। तो 60 आपके कितने फाइनल मोल्स आ गए, इनिशियल मोल्स आपके कितने हैं, 100 हैं।
तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 40 है ये और ये 20 मोल्स उसके इनिशियली थे, ठीक है 40 to 60। तो ई इज इक्वल टू होता है आपका NT कन्वर्जन पे कितने 60 आए माइनस NT जब x इज इक्वल टू 0 था तो 100 थे मोल्स अपॉन 100, तो इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 40/100 माइनस में है, तो इज इक्वल टू माइनस 0.4 आपका एक्सपेंशन फैक्टर आया। अब एक्सपेंशन फैक्टर को बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ जो है ना उसकी रख देंगे एक्सपेंशन फैक्टर की, तो हमें यहाँ से निकल जाएगा वैल्यूज़। तो अब जस्ट हमें रिप्लेस करना है, तो यहाँ जो हमारी एक्सप्रेशन थी आपकी माइनस ln(x) नॉट वाली, माइनस ln(1 - x) इज इक्वल टू KT है। इसको जब हमने यहाँ से रिप्लेस किया, देखिए 1x की वैल्यू जब हमने यहाँ से रिप्लेस की तो आपका क्या हो गया, माइनस ln(1 - x) की जगह हम लोग लिख रहे हैं v - v0 अपॉन v0 एप्सिलॉन a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका k इंटू टी। के हमें कैलकुलेट करना है, टी हमें दिया हुआ है। अब वैल्यूज जस्ट रखना स्टार्ट कर देते हैं, माइनस ln(1 - v) और v0 कितना है आपका, v कितना आ रहा था, v आ रहा था 0.8 v0, तो 0.8 v0 माइनस v0 अपॉन v0 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू कितना है -0.4 इज इक्वल टू के हमें कैलकुलेट करना है। टाइम हमको दे रखा है 3 मिनट्स के बाद पूछ रहा है हमसे कि 3 मिनट्स। तो बेसिकली इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ln आपका हो गया कितना हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा -2, तो 1 माइनस 0.2 v0 अपॉन ये कितना हुआ v माइनस v0, v आपका आया था 0.8 v0, तो ठीक है 0.2 v0 माइनस में 0.2 v0 अपॉन v0 इंटू आपका ये क्या है -0.4। बेसिकली इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि कोई नेगेटिव में अपना आ रहा है आंसर। तो बेसिकली ये क्या हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस ln(1 माइनस कितना हो गया, ये v0 से v0 कैंसिल हो गया 0.2/4, तो 1 अपॉन कितना हो गया 0.2/0.4 इज इक्वल टू k इंटू 3। इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ln(1 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 0.4, तो इसकी वैल्यू बेसिकली आई आपकी माइनस इंटू माइनस 0.693 इंटू के इंटू 3। अब इसको के की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो डिवाइडेड बाय इसमें 3 कर देंगे, तो के की वैल्यू आपकी आ गई 0.231। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 0.231, और रेट कैसे ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका रेट कांस्टेंट क्या होता है मिनट इनवर्स। ये इस तरह हम लोग फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी इसको कैलकुलेट करने का है, जो हम लोग इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो सेकंड मेथड अगर हम लोग यूज़ करें, क्योंकि हमें बेसिकली क्या बताना है, के बताना है, तो वहाँ से हम लोग सीधे कन्वर्जन कैलकुलेट कर ले, ये वाले फार्मूले से v इज इक्वल टू v0 1 प्लस एप्सिलॉन a x a, यहाँ से हम लोग कन्वर्जन कैलकुलेट कर लें, उसके बाद फिर इसमें रख देंगे। तो v कितना है 0.8 v0 है, 0.8 v0 इज इक्वल टू v0 1 प्लस एप्सिलॉन a x a। एप्सिलॉन a की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो ये हम v0 से v0 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये 0.8 माइनस 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन a x a। तो यहाँ क्या आया माइनस 0.22, अब यहाँ एप्सिलॉन से डिवाइड कर दें, माइनस 0.4 इज इक्वल टू एक्स ए। तो बेसिकली क्या बचा, x इज इक्वल टू 0.5। x से यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 0.5
5। अब यहाँ से हम लोग जो अपनी इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो थी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि VVRS और CVRS दोनों के लिए सेम होती है इक्वेशन, तो -ln 1 - 0.5 इज इक्वल टू K इंटू T3। तो ln 0.5 माइनस, क्योंकि माइनस है, ln 0.5 इज इक्वल टू आपका क्या आया 0.69, तो माइनस बाहर हो गया तो प्लस हो गया 0.693 इज इक्वल टू K इंटू 3। तो K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 3। तो 0.693 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो वही 0.231 मिनट इनवर्स। तो K की वैल्यू इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यही अगर ये सेकंड ऑर्डर के लिए होता, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता, तो बेसिकली हमें उसकी इक्वेशंस यूज़ करनी पड़ती। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पहले आइडेंटिफाई करना कि ये रिएक्शन वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए है या फिक्स कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम के लिए है। उसके बाद ये जब आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद फिर हम लोग को एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। बाकी जस्ट फार्मूला में सब्स्टिट्यूशन है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू बस कैसे कैलकुलेट कर देते हैं वो ध्यान रखना है कि जब कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगा तो कितने मोल्स फॉर्म होंगे, क्योंकि इनर्ट जो है ना दोनों साइड रहती है, रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी रहती है। तो इसलिए कभी ये गलती नहीं होनी चाहिए कि प्रोडक्ट का ही सिर्फ हम लोग मोल लिए, जैसे यहाँ पे 40 मोल्स रख देते हैं और इनर्ट्स के मोल नहीं ऐड करते, तो फिर गलती हो जाती है हम लोग से। तो एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, उसको भी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन बचती हैं कि ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन क्या होती हैं। ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन बेसिकली इसको हो सकता है टाइम मिलेगा तो हम लोग बाद में और अटेम्प्ट करेंगे जब रिएक्टर्स वगैरह पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि एक प्रोसेस में क्या होता है, जैसे रिएक्टेंट हमने डाला तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती जाती है तो रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाता है। ये पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करते हैं, जहाँ पे R इक्वल टू क्या होता है KCA⁴n, और n जब पॉजिटिव होता है तब की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या है कि एक कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिसमें मतलब जैसे आपने रिएक्टेंट डाला तो रिएक्शन की स्पीड मतलब एक पार्टिकुलर स्पीड होगी, लेकिन जैसे टाइम पास होता जाता है रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाती है, कुछ टाइम तक बढ़ती है फिर घटने लगती है। तो मतलब ऐसे यूजुअली होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली तो हाईएस्ट होती है और जब ज़्यादा है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होना चाहिए इनिशियली, फिर धीरे धीरे कम होना चाहिए। अगर नेगेटिव ऑर्डर की रिएक्शंस हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में कम होना चाहिए, बाद में ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एक ही पैटर्न हमें दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन पहले इंक्रीज़ हो रहा है फिर डिक्रीज़ हो रहा है, ये पहले डिक्रीज़ हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, देखिए कैटालिटिक वर्ड आया, कैटालिटिक क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर देता है जो कैटलिस्ट होता है। तो इसमें कुछ ऐसा हो रहा होगा जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर जा रही होगी, लेकिन वर्ड इसमें यूज़ हो रहा है ऑटो। ऑटो का मतलब सेल्फ की, मतलब बाहर से हम लोग कुछ कैटलिस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं, ए गिव्स टू प्रोडक्ट, बोल दीजिए R हम लोग बोलते हैं। अब इसमें ये क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। लेकिन ऐसी रिएक्शंस जिसमें ये प्रोडक्ट जो अपना है वो खुद ही कैटलिस्ट का काम करने लगे तो जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर देता है। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कैटलिस्ट है, बेसिकली रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्टेंट से, तो हमें रिएक्टेंट साइड में भी R दिखाना पड़ेगा। तो जैसे हमने R दिखाया तो फिर एक R को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि एक R। तो इस टाइप को रिएक्शंस जो होती हैं कैटालिटिक रिएक्शन, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन बेसिकली क्या होती हैं, सच रिएक्शंस इन विच, ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट्स वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट जो है, सच रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट्स वर्क्स एज ए कैटलिस्ट, एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, कहिए एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इज नोन एज ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन, इज नोन एज ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन।
बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमने रिएक्टेंट डाला, तो रिएक्टेंट के साथ अगर थोड़ा बहुत प्रेजेंट प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो अगर इसे जैसे हम लोग नॉर्मल, अगर आप रिएक्टेंट होता है, अभी हम लोगों ने रेट लॉ और सी ए के बीच में ग्राफ नहीं पढ़ा, लेकिन अगर देखिए जैसे सी ए है और रेट ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जब सी ए, क्योंकि सी ए है तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, तो जो सी ए नॉट आपका इनिशियली होगा ये होगा। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जब सी ए मतलब मैक्सिमम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होती है। उसके बाद जैसे सी ए जैसे जैसे कम होता जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कम होती जाती है। ये तो नॉर्मल रिएक्शन की बात हुई। ये कैसे है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब सी ए नॉट मतलब इनिशियल केस में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम मतलब जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी, हम लोग यहाँ सी ए, तो सी ए कम होता जाएगा, तो जैसे जैसे सी ए कम होता है वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाती है। तो बेसिकली इस ग्राफ को हम लोग हमेशा -1/RA से शो करते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है रिप्रेजेंटेशन में। उसमें क्या होता है -1/RA में, तो मतलब ये क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन को उल्टा, तो इनिशियली जब ये सी ए कम होगी इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, लेकिन 1/RA क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे सी ए की कंसंट्रेशन आपकी मतलब सी ए ज़्यादा होगी, वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब 1/RA कम होता जाएगा। तो इस तरह ये रिएक्शन को हम लोग ग्राफ जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब उसमें क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। लेकिन जब ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन में क्या होता है, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन मान लीजिए ये सी ए है आपकी, ये सी ए नॉट सॉरी सी ए है, यहाँ पे सी ए नॉट होगा। तो इनिशियली जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कहें इसको, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, मतलब सी ए नॉट जो है इसमें मान लीजिए कोई कुछ एक रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करती जाती है। एक टाइम आता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होती है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ करने लगती है। ये बहुत मतलब स्पेशल केस है। देखिए इसमें कभी या तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा, कम कंसंट्रेशन है, ये तो डिक्रीज़ करेगा, वो डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। लेकिन इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन पहले जो है ना, जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी तो कम होगा जैसे, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ किस लिए करता है, क्योंकि जो आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो फर्दर रिएक्शन करने लगता है इससे, मतलब ऑटो कैटालिटिक एक्ट शो करने लगता है, तो फर्दर रिएक्शन करता है तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना रिएक्शन फास्ट होती जाती है, फिर धीरे धीरे रिएक्टेंट ही कम होता जाएगा, तो फिर प्रोडक्ट रिएक्शन किससे कम करेगा, तो प्रोडक्ट के लिए रिएक्शन करने को कुछ बनता रहे, तब रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाता है। ये तब का केस है जब आपका प्रोडक्ट आपने इनिशियली लिया नहीं था, लेकिन यही अगर ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन है और आपने शुरू में कुछ प्रोडक्ट लिया था, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिएक्शन जो है ना काफ़ी ऊपर से स्टार्ट होती है, रेट उस वक्त ज़्यादा होता है। तो रेट ज़्यादा होगा तो मान लीजिए अगर इस तरह बात करें, इसी एक ही कर्व शो करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, फिर तब इस टाइप का प्लान आएगा जब आप CR0 कुछ पहले ही कंसंट्रेशन R0 के ले रहे हो, तो उस वक्त जो रेट होगा, क्योंकि उस वक्त प्रोडक्ट आपका प्रेजेंट है, तो वो जो है ना रिएक्शन ज़्यादा तेज़ स्टार्टिंग ही जो है ना ज़्यादा तेज़ कराएगा, और जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो वैसे जैसे ज़्यादा प्रोडक्ट और ज़्यादा रिएक्ट करेगा, उससे ज़्यादा क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन और इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि रिएक्टेंट ही आपका ख़त्म होने लगेगा। जब रिएक्टेंट ख़त्म होने लगेगा तो बेसिकली प्रोडक्ट को जो आर को रिएक्ट करने के लिए तो भी कुछ चाहिए ना, तो रिएक्ट करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो इससे कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो इसका प्लॉट जो है इस तरह आता है। तो बेसिकली हमें इसमें समझना क्या है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें प्रोडक्ट जो है ना कैटलिस्ट का काम करता है। इसका मतलब क्या करता है, वो रिएक्टेंट से खुद रिएक्ट करने लगता है। जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसने रिएक्टेंट से रिएक्ट कर लिया। बेसिकली प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट से रिएक्ट नहीं करता कभी, लेकिन ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ रिएक्टेंट से और रिएक्ट करने लगा, तो जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना और इंक्रीज़ हो जाती है। और ऐसे केसेस में हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट इनिशियली मिला देते हैं रिएक्शंस में। वैसे नॉर्मली तो हम लोग क्या प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, प्रोडक्ट तो फॉर्म होता है रिएक्शन के बाद, लेकिन ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन में क्या करते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट थोड़ा सा मिला देते हैं। तो जैसे शुरू में ही थोड़ा सा आर रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ होती है। तो ये होती है ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है ना कैटलिस्ट का काम करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, वो ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन
कहलाती हैं। सच रिएक्शन इन विच द वन ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन rate of reaction is known as ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन। तो बेसिकली ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाती है, हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली इसमें। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट यूनिट रिएक्टर डिज़ाइन या आइडियल रिएक्टर्स जो है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे।